नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसका टॉपिक था निदर्शन। हमने पूर्व में निदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें संगणना और निदर्शन दो अध्ययन पद्धतियों के बारे में बात की थी। निदर्शन का मतलब होता है सैंपल या नमूना, जिसमें देव निदर्शन के बारे में हमने बात की थी, जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर हो, या यूं कहें कि चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, तो वह देव निदर्शन कहलाता है। दूसरा जो इसका प्रकार आता है वह उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, तो उसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं। इसे आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। कहने का मतलब यही है कि इसमें जानबूझ करके पहले से ही हमारा उद्देश्य निश्चित होता है कि हमें ये निदर्शन तैयार करना है, यानी इसके जो निदर्शन के चुनाव में जो चुनने की जो इच्छा है, चुनने वाले की जो इच्छा है, वो महत्वपूर्ण होती है। इसमें पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में परिचित होता है अध्ययन करता। जहोड़ा एंड कुक ने पुस्तक लिखी थी रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंस, जिसमें लिखा है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। कहने का तात्पर्य यही है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन अध्ययनकर्ता अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य को पूरा करता है, अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के कुछ गुण भी है, जैसे यह कम खर्चीली पद्धति है और इसमें निदर्शन का आकार बहुत छोटा होता है। साथ में यह विधि ऐसे अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोगी होती है जिसमें समग्र की कुछ इकाइयों का चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। जैसे यदि हम भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो हमें टाटा लोहा और इस्पात कंपनी का अवश्य अध्ययन करना होगा। यदि इसके स्थान पर हम देव निदर्शन विधि अपनाते हैं तो टाटा कंपनी का चुनाव भी हो सकता है और नहीं भी। यह विधि पूर्वगामी अध्ययनों में विशेष लाभदायक है, परंतु इस विधि के कुछ दोष भी हैं। जैसे नेमैन ने लिखा है कि यह विधि बिल्कुल बेकार विधि है। स्नेडेकोर ने इस प्रणाली के कुछ दोष बताए, जैसे इस विधि में अनुसंधानकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना चाहिए। इसमें इकाइयों के चुनाव पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा निदर्शन का प्रकार आता है वो स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। देखिए आप, वर्गीकृत या स्तरित निदर्शन यह जो है देव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों का मिश्रित रूप होता है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग देव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को विचार पूर्वक कई सजातीय वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और इसके बाद प्रत्येक वर्ग में से निश्चित संख्या में देव निदर्शन विधि से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। जैसे यदि भीलवाड़ा नगर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांटना होगा और उसके पश्चात प्रत्येक जाति या समूह में से देव निदर्शन विधि से निश्चित मात्रा में इकाइयों का चयन किया जाएगा। इस विधि के
तीन प्रकार देखने को मिलते हैं: आनुपातिक स्तरित निदर्शन, असमानुपातिक और भारयुक्त स्तरित निदर्शन। इस विधि में कुछ दोष भी हैं, जैसे यदि वर्गों का निर्माण उचित प्रकार से नहीं किया जाता है तो निदर्शन के चुनाव में पक्षपात आने की संभावना रहती है। यदि वर्गों में इकाइयों का चुनाव असमानुपातिक आधार पर किया गया है तो बाद में यह भार का उपयोग करना पड़ता है। यह भी एक समस्या है इसमें। कुछ अन्य प्रकार के निदर्शन हैं जिसमें निर्दिष्टांश अथवा अभ्यंश निदर्शन, यह वर्गीय निदर्शन का ही एक रूप है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। इस निश्चित संख्या को निर्दिष्टांश यानी कोटा कहते हैं। इसके बाद अनुसंधानकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छानुसार इकाइयों का चुनाव कर लेता है। इसके पश्चात बहुस्तरीय निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके बहुत स्तर से गुजरना पड़ता है। इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। चूंकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है। इस विधि से यदि हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होगा। जैसे संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटना पड़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ गृह समूह का चुनाव करना होगा। गृह समूह में परिवारों का चुनाव और परिवार में व्यक्ति का अध्ययन के लिए चुनाव करना पड़ेगा। इस प्रकार इस विधि में अंतिम चुनाव कई चरणों में जाकर होता है। चूंकि अभ्यंश बहुस्तरीय निदर्शन में देव निदर्शन विधि तथा स्तरित निदर्शन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। यदि सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो इसमें दोनों के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा स्वरूप इसमें आता है वो है सुविधाजनक निदर्शन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस विधि में निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधा के अनुसार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व समय, धन, श्रम इकाइयों से संपर्क करने के आधार पर करता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी तथा लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि के अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण होते हुए भी कई बार अध्ययन हेतु इसी का प्रयोग किया जाता है। चौथा स्वरूप आ रहा है इसमें स्वयं चयनित या निर्वाचित निदर्शन। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, वरन संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, इसलिए ही इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। जैसे कोई साबुन कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो रेडियो, टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों द्वारा इसकी घोषणा करवा दी जाती है कि लोग अमुक साबुन के बारे में अपनी क्या राय प्रस्तुत करते हैं। कई बार समाचार पत्रों में प्रश्नावली प्रकाशित करवा दी जाती है, जिसे इच्छुक व्यक्ति भरकर संबंधित संस्था या व्यक्ति को भेज देते हैं। पांचवा आता है इसमें क्षेत्रीय निदर्शन या एरिया सैंपलिंग। क्षेत्रीय निदर्शन में समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, उसके पश्चात संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। चूंकि इससे इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संभाग निदर्शन भी कहते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए मोजर एवं कार्ल्टन ने लिखा है, जब इकाइयों के संपूर्ण समूह को ही निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है तब यह चयन प्रक्रिया संभाग निदर्शन कहलाती है। क्षेत्रीय निदर्शन का उपयोग कृषि क्षेत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है। अपराधी क्षेत्र एवं जनसंख्या अध्ययनों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सारांश रूप में अगर देखा जाए तो समय, श्रम, धन, स्वरूप आदि को ध्यान में रखते हुए अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है और निदर्शन का चयन करता है।
उसे किस प्रकार का निदर्शन का चयन, वो देव निदर्शन का प्रयोग करेगा या सहविचार का या वर्गीकृत का या निर्दिष्टांश का, बहुस्तरीय सुविधाजनक निर्वाचित या क्षेत्रीय निदर्शन का चयन करेगा। ये काफ़ी कुछ हद तक अध्ययनकर्ता के समय, धन, श्रम, स्रोत, बजट आदि के आधार पर निर्भर करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।